बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो सत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स की, विशेषकर 2025 और 26 के संदर्भ में। जी बिल्कुल। और यह विषय सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था और भूगोल से जुड़ा है। हाँ, तो इस लेक्चर सीरीज में आज हम राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स का एक डीप डाइव यानी विस्तृत अध्ययन करेंगे। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यह सत्र, देखिए, आगामी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, एसआई और जो हमारे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकदम सही। और अभ्यर्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य बिना किसी अनौपचारिक बातचीत के सीधे तथ्यों और उनके विश्लेषणात्मक पहलुओं पर बात करना है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि सभी छात्रों को स्पष्टता मिले। बिल्कुल। वैचारिक स्पष्टता यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही वो चीज है जो मेंस और इंटरव्यू में काम आती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे हम स्पष्ट रूप से एक्सप्रेसवे का युग कह सकते हैं। हाँ, द एक्सप्रेसवे एरा। जी, राज्य के भूगोल में जो सबसे बड़ा भौतिक बदलाव आ रहा है वो कनेक्टिविटी ही है। सबसे पहले बात करते हैं आम्स दरभंगा एक्सप्रेसवे की। देखिए, ये बिहार का पहला प्रमुख एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और अगर मैं डेटा देखूं तो इसकी कुल लंबाई लगभग 189 किलोमीटर है। इसे नेशनल हाईवे 119 डी यानी NH119D का नाम दिया गया है। जी, और इस 6 लेन प्रोजेक्ट पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। तो मेरा एक विश्लेषणात्मक सवाल है यहाँ पर। बिहार जैसे राज्य में जहाँ नदियाँ राज्य को कई हिस्सों में बांटती हैं, इस एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का रणनीतिक महत्व क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ यात्रा का समय कम करने के लिए है? नहीं नहीं, यात्रा का समय मात्र 4 घंटे रह जाना तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। इसका असली महत्व उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को पाटना है। अच्छा। हाँ, आप देखिए ना, आम से शुरू होकर ये अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली और समस्तीपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों से गुजरेगा। ये दक्षिण बिहार के कच्चे माल को सीधा उत्तर बिहार के बाजारों से जोड़ देगा। और चूंकि ये एक्सेस कंट्रोल्ड है, तो स्थानीय ट्रैफिक इसमें बाधा नहीं डालेगा? एकदम सही। इसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स पर पड़ता है। ये एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सीमलेस सप्लाई चेन का निर्माण कर रहा है। समझ गई। और इसी कनेक्टिविटी को मजबूत करने में गंगा नदी पर बन रहे पुलों का भी बड़ा रोल है। जैसे कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल। जी, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हाँ, पटना और वैशाली को जोड़ने वाला ये गंगा नदी पर 6 लेन पुल है। इसकी कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है। और इसमें जो सबसे अहम बात है ना, वो ये है कि नदी के ऊपर का जो स्पैन है वो लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। ओहो, 9 किलोमीटर। बिल्कुल। और लगभग 4,988 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पुल पटना के भारी कमर्शियल ट्रैफिक को पूरी तरह से बाईपास कर देगा। मतलब बड़े ट्रकों को शहर के अंदर आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। सीधे एलिवेटेड स्ट्रक्चर से नदी पार। ये तो ईंधन और समय दोनों की बड़ी बचत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और बड़ा नाम है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। जी, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। हाँ, तो ये जो ग्रीनफील्ड शब्द है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नई खाली जमीन पर बन रहा है। किसी पुरानी सड़क को चौड़ा नहीं किया जा रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। 18,042 करोड़ रुपए की लागत और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। पटना से पूर्णिया की यात्रा 7 घंटे से घटकर 3-4 घंटे हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोसी और सीमांचल जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या इतना बड़ा निवेश आर्थिक रूप से न्याय संगत है? देखिए, यही तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र हमेशा से बाढ़ और खराब कनेक्टिविटी के कारण अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा से कटे रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो जब वहां से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरता है ना, तो वो सिर्फ एक सड़क नहीं होता, वो अपने साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा कर देता है। अच्छा, मतलब पूर्णिया का जो मक्का या मखाना किसान है, वो अब सीधे पटना या राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ जाएगा। एकदम सही। ये पूर्वी बिहार के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी आर्थिक एकीकरण का आधार है। बहुत बढ़िया। अब जब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर ही रहे हैं,
तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का जिक्र आना लाजमी है। बिल्कुल, ये लगभग 650 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। हाँ, और इस पे 39,000 से 54,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यहाँ मेरा एक सवाल है। बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है ना, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। जी। समुद्री तट ना होना तो व्यापार के लिए एक बड़ा नुकसान माना जाता है। तो ये कॉरिडोर इस लैंडलॉक्ड चुनौती को कैसे हल करेगा? देखिए, ये कॉरिडोर एक बहुत बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। रक्सौल, जो नेपाल बॉर्डर पर है, वहां से शुरू होकर ये सीधा पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट यानी बंदरगाह तक जाएगा। अच्छा। इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, हमारे उद्योगों को मैरिटाइम ट्रेड यानी समुद्री व्यापार के लिए डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। और दूसरा ये कि ये बिहार को नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक ट्रांजिट हब बना देगा। ट्रांजिट हब? क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? मतलब नेपाल का जो भी माल किसी दूसरे देश से हल्दिया पोर्ट पर उतरेगा ना, वो ट्रकों में लदकर इसी एक्सप्रेसवे के जरिए रक्सौल बॉर्डर तक जाएगा। ओह, समझ गई। तो सिर्फ माल गुजरेगा ही नहीं, बल्कि रास्ते में सर्विसिंग, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी स्थापित होंगी। बिल्कुल, ये सर्विस सेक्टर और रोजगार के लिए बहुत बड़ा अवसर है। ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक भौगोलिक नुकसान को रणनीतिक लाभ में बदल सकता है। ये तो बहुत ही शानदार एनालॉजी है। ये एक्सप्रेसवे वास्तव में राज्य की अर्थव्यवस्था की नई धमनियां यानी आर्टरीज बन रहे हैं। जी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विकासात्मक विरोधाभास यानी डेवलपमेंटल कॉन्ट्रडिक्शन भी खड़ा होता है। आप पर्यावरण की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हम एक तरफ 120 किलोमीटर की रफ्तार वाली सड़कें और कंक्रीट के जंगल बिछा रहे हैं, तो इन सब के बीच राज्य अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको कैसे संरक्षित कर रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की बात करते हैं। वन्य जीव संरक्षण में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। हाँ, क्योंकि अभी तक तो बिहार में केवल पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ही है ना? बिल्कुल, लेकिन अब दक्षिण बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को यानी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। तो इस अपग्रेड से जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? देखिए, जब किसी क्षेत्र को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है तो उसे बहुत ही उच्च स्तर की सुरक्षा मिल जाती है। अच्छा, मतलब अवैध शिकार और वनों की कटाई पर रोक लग जाती है। एकदम सख्ती से रोक लग जाती है। कैमूर के जो पठारी वन हैं वो विंध्य पर्वत श्रृंखला के हिस्सा हैं, तो इससे न सिर्फ बाघों को बल्कि तेंदुए और हिरणों को भी एक सुरक्षित इकोसिस्टम मिलेगा। और जंगल मजबूत होगा तो आसपास का क्लाइमेट और वाटर टेबल यानी जल स्तर भी स्थिर रहेगा। जल स्तर की स्थिरता से मुझे रामसर साइट्स की याद आ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास जो नया डेटा है उसके अनुसार बिहार में अब 6 रामसर साइट्स हो गई हैं। हाँ, 6 हो गई हैं। जैसे बेगूसराय का कांवरताल वेटलैंड, जमुई का नागी डैम और नकटी डैम, बक्सर का गोकुल जलाशय, पश्चिमी चंपारण की उदयपुर झील और कटिहार का गोगाबील वेटलैंड। छात्रों को ये पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल ये है कि परीक्षा के नजरिए से इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के बीच इन झीलों का महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ प्रवासी पक्षियों यानी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है? देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स और एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन मानव जीवन और इन नए बन रहे एक्सप्रेसवे के लिए इनका सबसे बड़ा काम है बाढ़ प्रबंधन यानी फ्लड मैनेजमेंट। अच्छा। हाँ, ये वेटलैंड्स प्रकृति के विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं, नेचुरल स्पंज जिसे हम कहते हैं। मतलब जब मानसून में नदियों का पानी बढ़ता है तो ये उसे सोख लेते हैं। बिल्कुल। अगर ये रामसर साइट्स नहीं होंगी ना, तो वो सारा बाढ़ का पानी सीधे हमारे नए एक्सप्रेसवे और कृषि भूमि को डुबा देगा और बाद में यही पानी रिस कर ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी भूजल पुनर्भरण भी करता है। तो मतलब पर्यावरण संरक्षण कोई शौक नहीं है, बल्कि हमारे बुनियादी ढांचे को बचाने की एक इंजीनियरिंग जरूरत है। एकदम सही। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण है ये। पर्यावरण और बाढ़ सूखे की इसी चर्चा को अब हम सीधे राज्य के सबसे बड़े व्यवसाय की तरफ ले चलते हैं, कृषि। जी, एग्रीकल्चर। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है।
तो इसे देखते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हाँ, और ये बहुत जरूरी कदम है। इसके तहत हम पारंपरिक खेती को बदल रहे हैं। मतलब किस तरह के बदलाव? जैसे सूखा सहिष्णु फसलें यानी ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स का इस्तेमाल करना, जो कम पानी में भी जिंदा रह सकें, और बाढ़ प्रतिरोधी खेती करना, जिसमें धान की ऐसी किस्में हैं जो कई दिनों तक पानी में डूबे रहने पर भी खराब नहीं होती। और सिंचाई के लिए भी तो कुछ उन्नत तकनीकें अपनाई जा रही हैं ना? बिल्कुल, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से हम इरिगेशन मैनेजमेंट को बेहतर कर रहे हैं ताकि पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। कृषि में तकनीकी नवाचार पर हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र है, डिजिटल क्रॉप सर्वे। जी, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे पारंपरिक खेती में सिलिकॉन वैली की तकनीक का प्रवेश हो गया हो। इसमें जीआईएस मैपिंग और जीपीएस आधारित फार्म सर्वे का इस्तेमाल हो रहा है। जी, पर मैं समझना चाहती हूँ कि कागजों पर तो ये ठीक है, लेकिन जमीन पर आपदा के समय ये किसानों के मुआवजे मतलब डिजास्टर कंपेंसेशन की प्रक्रिया को कैसे पारदर्शी बनाता है? देखिए, मैं समझाता हूँ। पहले क्या होता था, अगर ओलावृष्टि या बाढ़ आ गई तो अधिकारी भौतिक रूप से खेतों में जाकर नुकसान का अनुमान लगाते थे। हाँ, मैनुअल सर्वे होता था। और उसमें बहुत समय लगता था, मानवीय गलतियां होती थीं और पक्षपात भी हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन डिजिटल क्रॉप सर्वे में हर कृषि भूखंड की जीआईएस मैपिंग होती है। मतलब खेत का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो एक डिजिटल पॉलीगॉन के रूप में सर्वर पर दर्ज है। अच्छा, और फसल की जानकारी भी दर्ज होती है? हाँ बिल्कुल, तो जब आपदा आती है ना, तो किसी को खेत में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो कैसे होता है फिर? सैटेलाइट इमेजरी और जीपीएस डेटा को उन डिजिटल मैप्स के साथ ओवरले किया जाता है। हाँ। कंप्यूटर तुरंत और एकदम सटीकता से बता देता है कि किन कोऑर्डिनेट्स पर फसल बर्बाद हुई है। मतलब मानवीय त्रुटि पूरी तरह खत्म। एकदम। और इससे किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा यानी क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा बहुत तेजी से और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंच जाता है। ये तकनीक का बहुत ही शानदार उपयोग है। कृषि क्षेत्र में ही एक और महत्वपूर्ण पहलू है जीआई टैग्स यानी भौगोलिक संकेतक। जी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रकार और बेहद सुगंधित दानों यानी एरोमेटिक ग्रीन्स के लिए मशहूर है। तो ये जो जीआई टैग मिलता है, क्या इसका सीधा फायदा किसानों की आय पर पड़ता है? 100% पड़ता है। देखिए, जीआई टैग एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इससे मर्चा चावल को कानूनी सुरक्षा मिल गया। मतलब कोई और राज्य से अपने नाम से नहीं बेच सकता? बिल्कुल नहीं। और इससे होता क्या है कि उत्पाद की एक ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बन जाती है। ये एक प्रामाणिक या ऑथेंटिक उत्पाद बन जाता है। तो इससे निर्यात बढ़ेगा? हाँ, कृषि निर्यात के दरवाजे खुलते हैं, बड़े खरीदार आते हैं, मार्केट में कीमत बढ़ती है और अंततः किसान की आय में वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। कृषि के आधुनिकीकरण के बाद अब हम ऊर्जा क्षेत्र मतलब एनर्जी सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। जी, जो कि औद्योगिकरण के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और यहाँ हम नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स। बिल्कुल। हमारे पास दरभंगा के कदीराबाद जलाशय और सुपौल जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट के उदाहरण हैं। पर मेरा सवाल ये है कि इन्हें जमीन पर लगाने के बजाय पानी के ऊपर जलाशयों पर क्यों तहराया जा रहा है? इसका अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, इसका विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों बहुत ही व्यावहारिक हैं। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो अगर हम बड़े सोलर पार्क बनाने के लिए खेती की जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो वो बहुत मुश्किल और महंगा होगा। इसलिए एफिशिएंट लैंड यूज के लिए हमने पानी की सतह को चुना, जमीन बच गई। अच्छा, जमीन की बचत तो समझ आ गई, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक लाभ भी है पानी के ऊपर होने से? जी, इसके दो बहुत बड़े वैज्ञानिक लाभ हैं। पहला तो ये कि जब पैनल पानी को एक छाते की तरह ढक लेते हैं तो गर्मियों में इवेपोरेशन लॉस यानी वाष्पीकरण बहुत कम हो जाता है, पानी बचता है। ओहो, ये तो दोहरा फायदा है। और दूसरा फायदा यह है कि जब सोलर पैनल्स ज्यादा गर्म होते हैं ना, तो उनकी बिजली बनाने की क्षमता घट जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि ये पानी के ऊपर है तो कूलिंग इफेक्ट की वजह से पैनल्स ठंडे रहते हैं और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये तो वाकई एक तीर से तीन शिकार करने वाली बात हो गई। जमीन बचाओ, पानी बचाओ और बिजली भी ज्यादा पैदा करो। बिल्कुल, ये एनर्जी ट्रांजिशन का एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल है।
अब हम अपने इस डीप डाइव के अंतिम चरण में आ गए हैं। परीक्षा के नज़रिए से कुछ ज्योग्राफिकल फर्स्ट्स यानी बिहार में प्रथम से जुड़े जो तथ्य हैं उन्हें कवर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के पहले ग्लास ब्रिज की। देखिए, राज्य का पहला ग्लास ब्रिज नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। और ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसके बाद एक वित्तीय नवाचार है राज्य का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड। यह मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। जी, और ये तथ्य बहुत ही अहम है। इसका मतलब है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम अब फंड के लिए सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं है। मतलब वो शेयर बाजार से पैसा जुटा रहे हैं। हाँ, उन्होंने वो फाइनेंशियल मैच्योरिटी हासिल कर ली है। ये वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का एक बड़ा उदाहरण है। समझ गई। अब अगर हम जमुई जिले की बात करें तो वहाँ 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। एक तो राज्य का पहला एथनो बोटैनिकल पार्क जमुई में बना है जी, जिसका उद्देश्य औषधीय और पारंपरिक पौधों का संरक्षण करना है। और दूसरा देश का सबसे बड़ा रिपोर्ट किया गया स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व, वो भी जमुई के सोनो में पाया गया है। बिल्कुल। तो अभ्यर्थियों को यह समझना चाहिए कि जमुई अब खनिज और वानस्पतिक अनुसंधान के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो आज के सत्र में हमने कनेक्टिविटी की नई धमनियों से लेकर रामसर साइट्स के इकोलॉजिकल स्पंज तक और डिजिटल क्रॉप सर्वे से लेकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स तक के पूरे तंत्र को गहराई से समझा। और मेरे सभी छात्रों को यही सलाह रहेगी कि आप सिर्फ इन एक्सप्रेसवे की लंबाई या झीलों के नाम ना रटें। जी, आप ये समझें कि इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, ये काम कैसे करते हैं। यही वो वैचारिक गहराई है जो आपको परीक्षा में दूसरों से आगे रखेगी। आप इन तंत्रों का बार बार रिवीजन करें। बहुत ही उम्दा सलाह। तो सत्र को समाप्त करने से पहले मैं सभी सुनने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी, एक प्रोवोकेटिव थॉट। जी बिल्कुल। जब हम इन विशाल एक्सप्रेसवे, सैटेलाइट आधारित डिजिटल कृषि, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और फ्लोटिंग सोलर पावर जैसी चीज़ों को एक साथ देखते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार अब सिर्फ एक पारंपरिक कृषि प्रधान राज्य नहीं रह गया है? सही बात है। क्या ये सारा डेटा इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं है कि राज्य खुद को एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और जलवायु अनुकूल आर्थिक शक्ति के रूप में फिर से परिभाषित कर रहा है? बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी इस बदलाव की गति और इसके परिणामों पर गहराई से सोचिएगा। हमारी ये लेक्चर सीरीज अगले सेशन में भी इसी अकादमिक गहराई के साथ जारी रहेगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार मैटर्स के साथ जुड़े रहें।